ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट विद एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एज आई हैड एक्सप्लेन यू कि जब भी हम कोई एसेट की सेल करते हैं, देयर आर टू वेज टू रिकॉर्ड इट. One is a direct method wherein the sale is recorded in the asset account itself. आपने जो सेल के टाइम पर जो ट्रांजैक्शंस की उनको अकाउंट एसेट अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर लिया. दूसरा क्या है, आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो. सो विदाउट एसेट डिस्पोजल अकाउंट मतलब डायरेक्ट एसेट अकाउंट में अगर हम सेल रिकॉर्ड करते हैं, वी हैव डन दैट विद सम एग्जांपल्स. तो आज हम कर रहे हैं इसका सेकेंड मेथड. ठीक है. अब व्हाट इज़ एन एसेट डिस्पोजल अकाउंट? एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज़ अ स्पेशल अकाउंट. आपका जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, इट्स अ स्पेशल अकाउंट विच इज़ ओपनड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट. मतलब जिस टाइम एसेट की सेल होती है, एट दैट टाइम यू ओपन दिस अकाउंट एंड यू रिकॉर्ड द सेल. तो सेल के टाइम की जो रिकॉर्डिंग है वो इस अकाउंट में होगी एंड देन दिस अकाउंट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ डन विद. ये कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ख़त्म हो जाएगा. सो इसे हम वन टाइम अकाउंट भी कहते हैं बिकॉज वील बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल. तो जब एसेट की सेल हो रही है उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं. नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस, जब किसी एसेट की सेल होती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो? जैसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट आप बना रहे हो, ठीक है, यू हैव इट्स ओपनिंग बैलेंस, यू मे हैव सम परचेजेज, एंड में भी इसकी वर्किंग होनी है. अब ऑन द डेट ऑफ सेल आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो सेल, डेप्रीसिएशन टू ब्रिंग द एसेट टू द बुक वैल्यू एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. उसके बाद क्लोजिंग में जो आपने एंट्रीज करनी है, डेप्रीसिएशन और बैलेंस, दैट इज़ स्टिल देयर. अब क्या होगा, यहाँ पर जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है इसको हम ओपन करते हैं ऑन द डेट ऑफ सेल. तो जो एसेट आप सेल कर रहे हो, मशीन 1 है, मशीन 2 है, जो भी एसेट आप सेल कर रहे हो, तो उसकी बुक वैल्यू को आप सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो. मतलब जैसे ये एसेट है, मान लो M1, इसका कुछ बैलेंस यहाँ है और सेल के टाइम आपने इस पर कुछ डेप्रीसिएशन चार्ज किया. तो जो इसकी नेट बुक वैल्यू बची, मतलब जो माइनस करके आया, उसको आप रिकॉर्ड करोगे कहाँ पर? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में. ठीक है. मतलब आपको ये जो सेल की एंट्री है या जो प्रॉफिट और लॉस है वो यहाँ सॉल्व नहीं करना. आप एसेट की जो बुक वैल्यू है उसे आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ले जाते हो. सो आप प्रिपेयर क्या करते हो? एसेट डिस्पोजल अकाउंट. ठीक है. तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आप इसकी बुक वैल्यू ले जाते हो. तो जो एसेट की सेल हुई उसकी बुक वैल्यू सॉल्व करो और उसको इस अकाउंट से निकाल के, मतलब यहाँ से निकालो और उसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. तो ये हमारा अकाउंट कैसे ओपन हुआ? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द एसेट अकाउंट. फिक्स्ड एसेट अकाउंट में से जो एसेट की सेल हो रही है उसकी बुक वैल्यू आप निकालो और उसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. अब आप सेल की एंट्री करो और फिर जो डिफरेंस आएगा उसे प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड कर लो. ठीक है. अब यही अगर हम फिक्स्ड एसेट और प्रोविज़न अकाउंट बना रहे हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट अकाउंट है और एक आपके पास है प्रोविज़न अकाउंट. अब विद प्रोविज़न क्या हो रहा होता है? एसेट्स हमारी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे आ रही होती हैं. ठीक है ना, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पे आ रही है. प्रोविज़न में हमारे पास उस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है. तो जो एसेट की बुक वैल्यू है जिससे ये अकाउंट शुरू होना है, ठीक है, वो बुक वैल्यू यहाँ पर कैसे आती है? बुक वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन. तो आप फिक्स्ड एसेट में से इसका कॉस्ट प्राइस लो, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो और इसका जो डेप्रिसिएशन बना, जैसे इस ईयर में भी कुछ डेप्रिसिएशन दिया, तो इसका जितना भी डेप्रिसिएशन बना वो टोटल यहाँ आप क्रेडिट कर दो. तो इस तरह से हमारे पास फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू पर आ जाएगी. तो जो बुक वैल्यू हमने सीधे एसेट अकाउंट से ली थी, अब वो बुक वैल्यू कैसे आई है? कॉस्ट
लेस डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये तो सेल की एंट्री करनी है, तो सेल की एंट्री करो, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करो, ख़त्म का। तो इस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करते हो। सो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वी आर कवरिंग फर्स्ट विदाउट प्रोविजन। डेप्रिसिएशन एसेट पर चार्ज कर दिया, जो एसेट आपने सेल किया है उसको जितना भी टाइम यूज़ किया उसका डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया। कितना डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ यूज़। अब एसेट बुक वैल्यू पे आ गई है, तो आपको क्या करना है, बुक वैल्यू को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। सो जो एसेट की सेल हो रही है उसको फिक्स्ड एसेट में से निकाला और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। यही किया है ना आपने। एसेट अकाउंट जो था यहाँ पर बुक वैल्यू इन द बिगनिंग है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब जो डिफरेंस बचा, मतलब जो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल बची यहाँ पर, उसको यहाँ काउंट करने की जगह एसेट में से उठा के कहाँ ले गए, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तो आपने फिक्स्ड एसेट में से इसे निकाल दिया और उसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। तो ये एक रियल अकाउंट होता है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एसेट आ गई और फिक्स्ड एसेट में से निकल गई। अब आपको सारी रिकॉर्डिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट से करनी है। तो एसेट की सेल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट सेलिंग प्राइस से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने बुक वैल्यू एंटर की है। आप क्रेडिट में इसकी सेल लिखोगे, है ना। तो जो डिफरेंस है, क्योंकि ये तो वन टाइम अकाउंट है, अभी बनाया है सेल पर, इसे फिनिश कर देना है। तो जो भी डिफरेंस बचेगा, चाहे वो डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, यहाँ आएगा तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में बचता है डिफरेंस तो लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री कर देते हैं। लॉस को डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, प्रॉफिट है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट की एंट्री होती है। सिमिलरली अगर हम प्रोविज़न बना रहे हैं तो हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बुक वैल्यू लेके आनी है। प्रोविज़न अकाउंट में क्या होता है कि बुक वैल्यू एक अकाउंट में नहीं पड़ी होती है। आपकी बुक वैल्यू आ रही होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। कॉस्ट पड़ी होती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट में और डेप्रिसिएशन का जो टोटल है वो पड़ा होता है प्रोविज़न अकाउंट में रखा होता है। तो हम बुक वैल्यू इन दोनों से निकाल देते हैं। तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकाली और प्रोविज़न में से इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला टिल द डेट ऑफ सेल। ठीक है, वहाँ से इसका डेप्रिसिएशन निकाला। तो इस तरह से अब हमारे पास एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या आ गया, कॉस्ट डेबिट में, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में। इसका मतलब यहाँ पर बुक वैल्यू आ गई है। बाकी की 3 एंट्रीज आपकी जो आप विदाउट प्रोविज़न कर रहे हो सेम यहाँ पर होगा। सेल की रिकॉर्डिंग करो, फिर प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड कर लो। नाउ व्हेन यू आर वर्किंग फॉर लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट में क्या हो रहा है, जब आप सेल की एंट्री करते हो तो प्रीवियस मेथड में क्या था कि हम सेल और प्रॉफिट और लॉस फिक्स्ड एसेट अकाउंट में दिखाते थे। अब क्या करना है, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनाया गया है। सो फॉर दी एसेट बीइंग सोल्ड, जिस एसेट की सेल हो रही है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी जो बुक वैल्यू है आप उसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। यहाँ से इसकी सेल और प्रॉफिट और लॉस की एंट्री होती है। बाकी डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ है। एसेट अकाउंट में भी बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बैलेंस किया जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट विद प्रोविजन, तो आपके पास क्या है, एसेट की जिसकी सेल हो रही है ऑन द डेट ऑफ सेल आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, अब आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में इसका बुक वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है। तो बुक वैल्यू कहाँ से आएगी, एसेट अकाउंट में से इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है ना, यहाँ से आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया और प्रोविज़न में से इसका प्रोविज़न का टोटल किया और जितना भी इस एसेट का प्रोविज़न है वो दूसरी साइड आपने ट्रांसफ़र कर दिया। सो प्रोविज़न में से प्रोविज़न रिकॉर्ड कर दिया। सो ऑटोमेटिकली कॉस्ट लेस प्रोविज़न क्या आ गया, बुक वैल्यू। तो जो एसेट की हमें बुक वैल्यू यहाँ पर लिखनी है वो हमारी कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन आ गई। कॉस्ट एक अकाउंट से, डेप्रिसिएशन दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ। नाउ यू रिकॉर्ड सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड। सो इस तरह से हम इसको वर्क कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको अकाउंट में जो चेंजेस किए हमने बिकॉज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट आर क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर गिवन इज दिनेश परचेज्ड मशीन फॉर ऑन 1st August 2018 for 60,000
ठीक है। 1 अक्टूबर में उसने एक और मशीन खरीद ली 20,000 की, 30 जून को फर्स्ट मशीन की सेल कर दी, फिर एक और मशीन बाय कर ली 50,000 की। डिप्रिसिएशन का रेट है 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया हर बार स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगा। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, सो हमारे फाइनेंशियल ईयर चलेगा। ठीक है। सो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले हम बना लेते हैं एक टाइम लाइन, क्योंकि आपकी पहली ट्रांजैक्शन है अगस्त 2018, तो ये कौन सा ईयर में चली गई, 2018-19। ठीक है ना, ये पहला ईयर हो गया। हमें कितने ईयर्स के लिए अकाउंट बनाना है, फॉर 3 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर 18 से क्योंकि वर्किंग शुरू हो रही है, सो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। नेक्स्ट ईयर हो गया 2019-20, 18-19-19-20। तो ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक गया। फिर अगला ईयर आ गया 2020-21, तो वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जाएगा। ठीक है। अब एंट्रीज जो है इसमें ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर लें, तो यहाँ 1 अगस्त को M1 खरीद ली आपने 60,000 की। 1 अक्टूबर 2019, तो वो यहाँ आ जाएगा 1 अक्टूबर। यहाँ 1 अक्टूबर 2019 को आपने सेकंड मशीन खरीद ली 20,000 की। फिर 30 जून 2020, तो वो यहाँ आ गया 30 जून 2020 को फर्स्ट मशीन की सेल हो रही है, M1 की सेल 38,500 पर, और परचेज ऑफ अ न्यू मशीन, तो थर्ड मशीन की परचेज हो गई 50,000 पर। ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम SLM। पर एनम का मतलब टाइम पीरियड का ध्यान रखेंगे। ओके। अब हम इसमें वर्किंग कर लें M1, M2, M3। वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सो पहली हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है 1 अगस्त 2018 की। सो M1 की परचेज हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई 60,000। अब इस ईयर में और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। सो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, तो कितना डेप्रिसिएशन होगा, 20% फॉर हाउ मेनी मंथ्स। अब ये एसेट आपके पास अगस्त में आई है, सो अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए। ठीक है ना। तो आपके पास कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 मंथ्स का 8,000। ठीक है ना, 8,000 आ गया, तो वैल्यू बच गई 52,000। ये बुक वैल्यू कब की है, जब ये फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, सो 1 अप्रैल 2019 को। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 1 अक्टूबर को अनदर मशीन इज़ परचेज्ड, सो अक्टूबर 2019 को मशीन 2 अब आ रही है 20,000 की। ठीक है। और इस ईयर में कुछ नहीं हुआ, सो अब आप एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 52,000 का 20%, क्योंकि ये 20% है ऑन कॉस्ट। ओके, तो आप कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लोगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, कॉस्ट है फर्स्ट मशीन की 60,000, सो इसका 20% हो गया 12,000। सेकेंड मशीन में आपका डेप्रिसिएशन आएगा 20,000, 20%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, क्योंकि ये मशीन हमने खरीदी है अक्टूबर में, दैट मीन्स इसका डेप्रिसिएशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से शुरू हुआ 31 मार्च तक गया, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हो गया। ठीक है ना। सो ये आ गया 2,000। सो अब एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची इस ईयर के एंड में, मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया 2020, तो इसकी बुक वैल्यू आपके पास बची 40,000, सेकेंड मशीन की वैल्यू बची 18,000 और थर्ड अभी एंटर नहीं हुई है। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 2021 में 30 जून 2020 को 30 जून 2020 को
पहली मशीन की सेल हो रही है, ठीक है, इसकी अगर सेल हो रही है तो आपने इसे कितने मंथ्स यूज़ किया, अप्रैल से लेके जून तक, ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन जो है वो कितना हो जाएगा, 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का 20% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स आपने इसे यूज़ किया है, तो कितना आ गया इसका डेप्रिसिएशन, 3000, ठीक है। तो इसकी बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, जब सेल कर रहे हो तो बुक वैल्यू 37,000 है, सेलिंग प्राइस है इसकी 38,500, ठीक है, इस पे सेल कर रहे हो। सो यू हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑन सेल 1500, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गई मशीन। अब आ जाते हैं यहाँ पर, M2 है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, और इस ईयर में आपके पास M3 भी आ गई, कितने की, 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। और ये कब आई है, आपकी आई है एसेट ऑन द सेम डेट, मतलब 30 जून को आई है ये एसेट। सो एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे, सो 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, सो 20% ऑफ 20,000 फॉर मशीन 2, ठीक है। और सेकेंड मशीन में क्या होगा, 20% ऑफ 50,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, ठीक है ना। तो ये आ गया 5,000, सो वैल्यू बच गई 45,000 और यहाँ पर बच गई 14,000। ये हमारी सारी वर्किंग हो गई। अब हमें अकाउंट बनाना है, सो क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को डिस्पोजल अकाउंट के साथ, सो विद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग हमारे पास है, आप चाहो तो एक कॉलम टोटल का भी यहाँ पर बना सकते हो, टोटल डेप्रिसिएशंस, टोटल बैलेंसेस आप हर बार इसमें ले सकते हो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे ओवर हुआ था, यहाँ आपका सेकेंड ईयर ओवर हो गया, और ये आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप अपनी टेबल अच्छे से बना सकते हो। नाउ लेट अस सी द मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। सो हमारी पहली ट्रांजैक्शन हुई 1 अगस्त से, ठीक है। अब बैंक अकाउंट एसेट हमने ले ली 60,000 की, ठीक है। इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ, सो एट दी एंड 31 मार्च 2019 को डेप्रीसिएशन चार्ज किया इस पर, कितना, 8,000, और इसको बैलेंस कर दिया हमने 52,000 पर। ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, ओके। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया 52,000, ये आप M1 लिख सकते हो इसके साथ। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, एक नई मशीन आ गई, कब आई है आपकी नई मशीन, 1 अक्टूबर को। सो बैंक अकाउंट मशीन आ गई 20,000 की। अब एंड में क्या होगा, डेप्रीसिएशन जब आप चार्ज करोगे तो आपके पास मशीन 1 का डेप्रीसिएशन है 12,000, मशीन 2 का डेप्रीसिएशन है 2,000, टोटल हो गया 14,000। एंड देन आप इसी डेट को इसको बैलेंस करोगे तो मशीन 1 का बैलेंस बचा 40,000, है ना, यही है ना बैलेंस। मशीन 2 का बैलेंस बचा 18,000, सो आ गया 58,000, ठीक है। ये आ गए आपके एसेट अकाउंट का क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020, 19 के बाद 20, ठीक है। अब एंड में अगले साल में क्या हुआ, बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया, मशीन 1 मशीन 2 40,000, 18,000, 58,000। अब इस ईयर में दो चीज़ें हुई, एक तो आपने 30 जून को, ठीक है, 2020 को एक थर्ड एसेट हमने खरीद ली, M3 खरीद ली 50,000 की। दूसरी चीज़ क्या की, एक मशीन की सेल कर दी। अब क्योंकि सेल की रिकॉर्डिंग हमें कैसे करनी है, हमें रिकॉर्डिंग करनी है थ्रू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सो एसेट डिस्पोजल अकाउंट होता है वन टाइम अकाउंट जो बुक वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो जिस एसेट की सेल हुई उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है,
3000, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 जो सेल हो रही है, इसका डेप्रिसिएशन है 3000। इसको चार्ज करते ही इसकी वैल्यू बच गई 37,000। ये यहाँ व्यू कर सकते हो, ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन में अगर हम वैल्यूज़ ढंग से लिखते हैं। 40,000 इसकी वैल्यू थी, 3,000 इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो इसकी वैल्यू हो गई 37,000 बुक्स में 37,000 रुपीज़ फर्स्ट मशीन को बिलोंग करते हैं। सो उसे हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यही तो करना है, हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाना है। तो अब ये अलग अकाउंट जाएगा। बाकी इस अकाउंट में क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 2 मशीन्स बच रही हैं, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो इनका डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 4,000, 5,000, 9,000 आ गया। और सेम डेट को आप इसको बैलेंस कर दो। सो मशीन 2 एंड 3 14,000, 45,000, 59,000 बैलेंस बच गया, ठीक है। ये टोटल वगैरह कर दोगे और एंड में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ज़रूर लिखते हैं। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारा कैरी किया है वही यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट पर। सो इट्स अ वन टाइम अकाउंट विच स्टार्ट्स विद द बुक वैल्यू, ठीक है ना। ये बुक वैल्यू से शुरू होते हैं। तो कितनी बुक वैल्यू इस एसेट की थी जिसकी सेल हुई, 37,000। सो इसको यहाँ पोस्ट कर दो। सो 30 जून को ये अकाउंट हमारा बना, ठीक है। तो मशीन अकाउंट से हमारे पास इसमें आ गया 37,000। अब सेल की वर्किंग यहाँ करनी है। सो बैंक अकाउंट सेल कितने पर सेल हो रही है, 38,500 पर। सो आप इसको बैलेंस करो। 1,500 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है डेबिट साइड में, तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। तो इसे लिख दोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, ठीक है ना। तो इस तरह से एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम सेपरेटली बना सकते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन हम प्रोविज़न के साथ कर रहे होते, ठीक है, यहाँ पर एसेट अकाउंट अलग बन रहा है, प्रोविज़न अकाउंट अलग बन रहा होता, तो उस केस में क्या होता, ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशंस हैं, जो डेप्रिसिएशंस हैं, ये डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आ रहे होते, है ना, समझ रहे हो, ये डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आते। तो हमारी एसेट अकाउंट एज इट इज़ बुक वैल्यू पर ही आ रहा होता, 60,000, फिर 60 + 20 80,000 एंड लाइकवाइज। डेप्रिसिएशन कहाँ जा रहा होता, डेप्रिसिएशन हमारा जा रहा होता अलग प्रोविज़न अकाउंट में, ठीक है ना। तो अब जब ये डिस्पोजल अकाउंट बनता तो यहाँ हमारा जो वैल्यू है 37,000 वो कैसे आती, कॉस्ट आ जाती मशीन अकाउंट से और डेप्रिसिएशन आ जाता प्रोविज़न से, और फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते। ऑल राइट, सो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो। अब उससे हम बना के देखते हैं कि अगर हम प्रोविज़न के साथ इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से होगा। सो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो मैं रफ़ आइडिया आपको दूंगी थोड़ा सा कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, प्रोविज़न के साथ। बस उसमें क्या होता है कि जो बुक वैल्यू है वो हमें अब एसेट अकाउंट से नहीं मिलती है, वो हमें मिलती है 2 अकाउंट से। एसेट में कॉस्ट रखी हुई है और डेप्रिसिएशन आपने कहाँ पे रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन आपने रखा हुआ है प्रोविज़न अकाउंट में सेपरेटली, ठीक है। तो अब उसमें आ जाएंगे हम प्रोविज़न के साथ। सो लेट अस कंसिडर दिस, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इसको हम प्रोविज़न अकाउंट के साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो 2 अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, मशीन अकाउंट, ठीक है। अब मैं इसमें डेट्स प्रॉपरली नहीं लिखूँगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके लिख रही हूँ, एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में क्या हो गया, आपने एक एसेट बाय की M1 60,000 की। अब इसका जो डेप्रिसिएशन है वो आप यहाँ चार्ज करोगे, ठीक है। तो ईयर एंड में आप डेप्रिसिएशन प्रोविज़न में एक्यूमुलेट कर देते हो। सो आपका जो
फर्स्ट ईयर के एंड में प्रोविज़न में बैलेंस बच जाएगा 8,000 और एसेट में बैलेंस हो जाएगा 60,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया 60,000 और प्रोविज़न में बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया 8,000। ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर में आपने एक और एसेट खरीद ली 20,000 की, तो यहाँ बैंक अकाउंट में आ गया 20,000। सो एंड में आप जब बैलेंस करोगे आपके पास बैलेंस होगा 80,000, जिसमें 60 फर्स्ट मशीन का, 20 सेकेंड मशीन का है। यहाँ पर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो कितना है, 12 और 2। ठीक है ना। तो M1 और M2 12,000, 2,000, 14,000। सो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको पता है कि मशीन 1 और मशीन 2 के कितने बैलेंसेस हैं। टोटल 22,000 हमें पता है। इसमें फर्स्ट मशीन का कितना है, 8,000 प्लस 12,000, 20,000 और सेकेंड मशीन का है 2,000। ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, जब सेल हो रही है हमारे पास बैलेंस है 80,000, जिसमें वी नो दैट मशीन 1 एंड मशीन 2 आर फॉर 60 एंड 20 ईच। तो हमें हर एक की वैल्यू, हर एक की पोजीशन पता है। अब क्या होगा, आप जब परचेज करोगे थर्ड एसेट की, तो परचेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसी के थ्रू करनी है, एंड में डेप्रिसिएशन आने हैं। अब आ जाते हैं डेट ऑफ सेल पर। तो डेट ऑफ सेल को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं। ठीक है ना। 20,000 और 2,000 यहाँ पर है 22,000। अब जब आप डेट ऑफ सेल को डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे मशीन 1 का, तो कितना डेप्रिसिएशन है, 3,000। ठीक है। सो इसकी सेल के टाइम क्या होगा, हमें इसकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिव अकाउंट में से निकाल के मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डालना है। तो क्योंकि मशीन अकाउंट में हमारे पास थी इसकी कॉस्ट थी 60,000, तो यहाँ से कॉस्ट निकालेंगे और प्रोविज़न में आपने इसके डेप्रिसिएशन कलेक्ट किए हुए थे। सो यहाँ से आप इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 20,000 पहले से है और 3,000 और आ गया। सो टोटल आ गया 23,000। अब यहाँ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 37 कैसे आएगा, मशीन अकाउंट में से आप 60,000 लेके आओगे इसके डेबिट साइड में, और यहाँ से आप इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 23,000 की प्रोविज़न में से हमने डेप्रिसिएशन लिया। सो इन नेट हमारे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में नेट वैल्यू अभी भी 37 है, लेकिन वो कैसे आई है, मशीन में से इसकी कॉस्ट ले ली, प्रोविज़न में से इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया, और अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर वैल्यू ले आए इसकी डिफरेंस। सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में अगर हम इसे अलग से बताते हैं तो मशीन अकाउंट में से इसकी कॉस्ट आ गई और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। तो नेट में वही 37,000 आ रहे हैं। देखो नेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकाउंट हमारे वही चल रहे हैं। ठीक है। अब एंड में आप इसकी सेल कर दो 38,500 पर। तो जब आप इसे बैलेंस करोगे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है ना, 1,500। अब यहाँ अकाउंट्स में क्या होगा, क्योंकि एंड में हम डेप्रिसिएशन तो दूसरे अकाउंट में प्रोविज़न में चार्ज करते हैं, तो बैलेंस कितना बच जाएगा बिना टोटल किए भी हमें पता है कि वी हैड 2 मशीन्स हियर, वी हैव बॉट थर्ड मशीन। अब फर्स्ट मशीन की सेल हो गई तो बैलेंस बचना चाहिए बाकी दोनों मशीन्स का 70,000। सिमिलरली प्रोविज़न अकाउंट में हम एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना 9,000, मशीन 2 का 4,000, मशीन 3 का 5,000। ठीक है ना। तो अब बैलेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस भी आप लिख सकते हो, या तो आप इसे बैलेंस आउट कर लो, नहीं तो आप यहीं टोटल करते जाओ, लॉजिकली चलो। फर्स्ट मशीन आउट है, सेकेंड मशीन में 2,000 पहले डेप्रिसिएशन था और 4,000 यहाँ आया। सो 6,000 डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीन का, थर्ड मशीन तो अभी नई आई है उसका 5,000। सो टोटल हो गया 11,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर है, वर्किंग विद और विदाउट प्रोविज़न। दोनों केसेस में हमारे वर्किंग जो है
अकाउंट्स में अगर हमने कैलकुलेशन कर लिया तो अकाउंट्स बनाना विल नेवर बी अ प्रॉब्लम. So I hope asset disposal account is clear to you with or without provision method. ठीक है. So that is it for the day. So you can keep on practicing some more questions. Thank you.